वेलकम टू मेडी जेई क्लासेस लेक्चर नंबर 4 मैट्रिक्स का। आज स्टार्ट करेंगे हम ये टॉपिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दैट जनरली कैरिड आउट ऑन रोज एंड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, सो देयर आर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें से 3 रोज के लिए है और 3 आपके कॉलम के लिए है। टोटल 6 हो जाते हैं। ओके, सो द टॉपिक इज एलिमेंट्री ऑपरेशन और यू कैन से ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, 6 होते ये। देयर आर 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसमें से 3-4 रोज के लिए है, यानी रो पे ऑपरेट होता है, एंड 3-4 कॉलम, 3-4 कॉलम। सो टोटल जो है वो आपका 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन है। नाउ पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है, सो फर्स्ट इज इंटरचेंज ऑफ 2 रोज एंड कॉलम। ओके, इसमें 2 आ जाएगा, रो पे भी ऑपरेट होगा, कॉलम भी ऑपरेट हो जाएगा, तो 2 एलिमेंट्री ऑपरेशन यहीं पे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी मैट्रिक्स के 2 रोज को इंटरचेंज करना हो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करना हो, तो हम कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं? देखिए, सो इंटरचेंज करना है। सो इफ वी वांट टू ऑपरेट, जैसे पहला मान लेते हैं, टू इंटरचेंज ith रोज। ठीक है, 2 रो को आपस में इंटरचेंज करना हो। ठीक है, जैसे rth और j, ith रो विद jth रो। मैं एग्जांपल के साथ बता दूंगा। तो कहने का मतलब होता, कैसे लिखते हैं इंटरचेंज का? ri rj। ये ऑपरेशन ये बताता है कि ith रो के बदले में jth रो लिखना है और jth रो के बदले में rth रो लिखना है। ठीक है, एंड कॉलम की बात करो तो ci, यानी ith कॉलम को इंटरचेंज करना है किससे? jth कॉलम से, यानी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना हो। तो एग्जांपल्स देख लीजिए, तो एग्जांपल्स आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है 3 2 5 8 9 2 4 1 6, रेंडम कोई मैट्रिक्स ले लिया। नाउ इफ यू वांट टू चेंज एनी 2 रो, जैसे मुझे आपको इस रो को इंटरचेंज करना है, ये कौन सा हो जाएगा आपका? रो 1, रो 2, रो 3। ओके, सो R1 2, इसका मतलब हुआ कि R1 R2 के रोज और कॉलम का क्या करना है? आपको इंटरचेंज करना है। सो इफ वी चेंज इंटरचेंज, तो मान लीजिए इंटरचेंज करने के बाद में नया मैट्रिक्स मिला B, तो ये क्या हो जाएगा आपका? R2 के बदले में R1 और R1 के बदले में R2, तो ये है आपका R1, या इसको इंटरचेंज करना है, तो ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, यानी 8 9 2 3 2 5 4 1 6। दिस इज द ऑपरेशन ऑन रो। ठीक है, यानी रो को आप इंटरचेंज करोगे, फिर भी डिटरमिनेंट का जो ये जो मैट्रिक्स है उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू कांस्टेंट होता है। मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे तो सिर्फ मैट्रिक्स मिलता है, जबकि डिटरमिनेंट का सॉल्व करोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलता है। मैट्रिक्स को अगर कांस्टेंट वैल्यू मिलाना है तो डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है, सिंपल सा। तो किसी भी रो और कॉलम को, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे इस पे ऑपरेट करना होता R2 या R1 से R3,
इसका मतलब हुआ कि R1 और R3 रोज को क्या करना है, आपस में इंटरचेंज करना है। तो कर लीजिए, दैट इज, मान लीजिए नया मिला C, ए वाले से ही देखते हैं हम, ए वाले पे ही R1 कर रहे हैं, R1 और R3 को इंटरचेंज करना है, यानी ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। सो नया मैट्रिक्स मिलेगा आपका 4 1 6 8 9 2 3 2 5। So if you want to interchange the rows and column, in that condition आपको ये operations लिखना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जहां पे रो कॉलम को इंटरचेंज करना पड़ सकता है। तो इसको इंटरचेंज करने से वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वैल्यूज जो होते हैं वो कांस्टेंट रहता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द ऑपरेशन। लाइक द सेम आप कॉलम पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही आपका मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स सेम रखते हैं। ओके, अगर मैं लिख दूं कि ए मैट्रिक्स आपका, चलो एग्जांपल ही अलग चेंज कर देता हूं, लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, मुझे C1 C3 करना है, यानी कॉलम थर्ड और कॉलम 1 को इंटरचेंज करना है। तो क्या होगा, नया मैट्रिक्स क्या मिलेगा अपने को, न्यू मैट्रिक्स मान लेते हैं B। तो C1 ये पोर्शन क्या है, C1 ये आपका C2 ये है C3, C1 और C3 को इंटरचेंज करना है, यानी ये वाला पोर्शन यहाँ लिखाएगा। सो 3 6 9 और 2 5 8 1 4 7, ये इंटरचेंज हो गया। सो ये आपका कॉलम का ऑपरेशन है, यानी कॉलम को आपको इंटरचेंज करना हो तो आप ये रूल लगा सकते हैं, इससे मैट्रिक्स के वैल्यूज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन आ गया आपका इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम, मतलब रोज रोज एंड कॉलम कॉलम, दो यहाँ पे हो गया, यानी एक कॉलम के लिए आ गया, एक रोज के लिए आ गया, दो हो गया ऑपरेशन। नाउ सेकेंड ऑपरेशन इज मल्टीप्लीकेशन, मतलब सेकेंड ऑपरेशन जो होता है दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट of any rows by non-zero number, multiplication of element of any rows or column by any non-zero number। किसी भी नॉन जीरो नंबर से अगर किसी रो या कॉलम को मल्टीप्लाई करना है तो उस ऑपरेशन को लिखते कैसे, ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आपने ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, पहले आपको उस ऑपरेशन को लिखना पड़ेगा कि आप ये ऑपरेशंस कैरी आउट कर रहे हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 8 9 3 2। ओके, नाउ आपको करना है R1 इज इक्वल टू 3 ऑफ R3। इसका मतलब होता है कि R1 के प्लेस पे, देखिए यहाँ पे दोनों सिंबल नहीं लगाया है, इसका मतलब हुआ R1 को किससे रिप्लेस करना है, 3 टाइम ऑफ R3 से। यहाँ पे एरो सिंगल एरो है, ठीक है, वहां पे क्या था, दोनों साइड से एरो था, यानी R1 के बदले R2, R2 के बदले R1, बट यहाँ पे सिंगल एरो है, ये इंडिकेट करता है R1 इज रिप्लेस्ड बाय 3 टाइम्स ऑफ R3। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए नया मैट्रिक्स मिला वो B है, ठीक है, वैसे सब कुछ सेम ही होगा इसका। चलिए, तो क्या कर रहा है, ये आपका है R1, ये है R2, ये है R3। R1 के बदले क्या रिप्लेस करना है, 3 टाइम ऑफ R3। R3 है तो R3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 3 जा 27, तो ये आ जाएगा पहले रो में, 3 3 जा 9 6। R2 के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो R2 एज इट इज लिखाएगा, दैट इज 5 6 8 एंड सिंगल एरो लगा है, यानी सिर्फ R1 को 3 ऑफ R3 से रिप्लेस करना है, R3 को एज इट इज रखना है, यानी 9 3 2, ये आ गया ऑपरेशन। तो ये जो आप लिखते हो इससे पता लगता है अच्छा आपने एक्चुअली R1 को R3 के 3 टाइम से रिप्लेस किया है। तो R3 ये रहा, इसको मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये R3 कहाँ आ गया, यहाँ पे,
और बाकी एज इट इज है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको कॉलम पे ऑपरेट करना हो, ठीक है, ये जो रोज के लिए हो गया, अगर आपने लिखा कि कॉलम 1 को रिप्लेस करना है ट्वाइस ऑफ या 1/2 ऑफ कॉलम 2, तो देखिए क्या आएगा। ठीक है, पहले इससे मैट्रिक्स रिपीट कर देते हैं, 2 3 4 5 6 8 9 3 2। ओके, यहाँ कॉलम, यहाँ पे ये पोर्शन कितना है, C1 C2 C3, ये जो कॉलम है। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना है आपको, C1 के बदले में हाफ ऑफ C2 करना है। तो C2 ये था, इस C2 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3/2 6/2 3/2, इसको यहाँ शिफ्ट करना है, यानी C1 के बदले में C2 इंटू हाफ रखना है। तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, नया मैट्रिक्स जो बनेगा वो हो जाएगा आपका कितना, C2 को हाफ से, तो 3/2 6/2 3/2। देखिए ये C2 को मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया, तो और उसको किसके बदले लिखना है, अब C1 को रिप्लेस किया इससे, बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, यानी बाकी सब जो है वो एज इट इज ही लिखाएगा, 4 8 2। आपने C1 के बदले में C2 के हाफ से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए अगर सिंप्लीफाई होता है तो ये रोज एंड कॉलम को मल्टीप्लाई करना है विद नॉन जीरो नंबर्स। ओके, नाउ थर्ड ऑपरेशन। ठीक है, थर्ड ऑपरेशन आपका थर्ड ऑपरेशन में है किसी एक रो को किसी दूसरे रो के साथ ऐड करना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए थर्ड ऑपरेशन में एडिशन ऑफ 1 रोज विद अदर। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है विच इज इक्वल टू 5 6 2 8 1 0 2 1 5। ओके, नाउ R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 के। इसका क्या मीनिंग है, R1 के बदले में R1 और R2 यानी रो 1 और रो 2 के एडिशन लिखना है। तो ये वाला पोर्शन है आपका R1, ये है R2 और ये R3। क्या करना है आपको, R1 और R2 को ऐड करके किसके बदले लिखना, R1 के। तो चलिए ये R2 है, ये R1 है, इन दोनों को ऐड करना है अकॉर्डिंग टू दिस, और लिखना किसके बदले, R1 के बदले में। तो जो मैट्रिक्स बनेगा 8 + 5 13 6 + 1 7 2 + 0 2। तो R1 को रिप्लेस करना है किससे, R1 + R2 से, यानी इन दोनों का सम करना है और वो पहले रो में लिख दिया, बाकी कुछ भी नहीं बताया गया। सो बाकी चीज एज इट इज रहेगा, दैट इज 8 1 0 2 1 5। दिस इज द ऑपरेशन। ओके, ये आ गया आपका किसी भी रोज को दूसरे रो के साथ एडिशन। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऐसे बोले कि R2 इज इक्वल टू R1 + 3 ऑफ R1, ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मतलब R2 के बदले में, यानी R2 के सारे एलिमेंट्स हट जाएंगे, उसके बदले में क्या लिखना है आपको, R1 + 3R2। तो देखिए R1 और थ्राइस ऑफ R2 को ऐड करना है, तो क्या होगा, पहले आपको लिखना है। तो देखिए R1 है कितना 5, और R2 को किससे मल्टीप्लाई करना, 3 से। इसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा, 24 और 5 29, यानी जो नया मैट्रिक्स मिलेगा यहाँ 29। फिर R3 को 2 से मल्टीप्लाई, यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ ऐड करना है, तो 3 × 1 = 3 और 6 9,
फिर इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना, उसमें ऐड करना है, ये हो जाएगा आपका 2 का 2। बाकी कुछ नहीं करना, बाकी जो जैसा है वैसे ही रखें। लेकिन आपका एक चीज, ये जो मल्टीप्लाई ऐड करना था वो किसके बदले में था, R2 के बदले में। हमने गलती से R1 के बदले लिख दिया है, तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। ओके, ये R2 हो गया, R1 नहीं लिखा है, तो ये 5 6 2 2 1 5। देखिए ये आ गया आपका रिजल्टेंट। ये मैट्रिक्स ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। आप क्वेश्चन आएगा कि ये कब करेंगे, कैसे पता, उसके लिए प्रॉपर क्वेश्चन आएगा। इनवर्स फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, वहां पे इसका यूज होता है। ठीक है, सो दिस इज द ऑपरेशन। ये ऐसे ही कॉलम पे भी कर सकते हैं आप, कॉलम पे भी करना हो, जैसे C1 को रिप्लेस करना है C1 प्लस C2, यानी कॉलम 1 जो है, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल, इसी सेम काम करते हैं इसमें। ये क्या हो जाएगा आपका C1 C2 C3। C1 के बदले में इंस्टेड ऑफ C1 वी हैव टू राइट क्या, C1 प्लस C2, C1 और C2 को ऐड करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका C1 प्लस C2, दिस प्लस दिस, तो एलिमेंट को ऐड कीजिए। 6 प्लस 5, मान लीजिए नया मैट्रिक्स है, तो 6 प्लस 5 11, 8 प्लस 1 9, 2 प्लस 1 3, यानी पहले रो को क्या किया, इन दोनों को सम से हटा रिप्लेस कर दिया। एंड रेस्ट वन एज इट इज लिख दीजिए 2 0 5, ये आ गया। ओके, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ तो ये था आपका बेसिक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है आपका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट मैट्रिक्स? अब विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आप एक ही मैट्रिक्स से बहुत सारा मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ equivalent matrix? Two matrix is said to be equivalent if one is obtained from another. जैसे एक मैट्रिक्स है, उसको आपने क्या किया, रो को इंटरचेंज कर दिया, रो को इंटरचेंज कर दिया तो नया मैट्रिक्स मिल गया। तो इसका मतलब हुआ कि वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। एग्जाम्पल क्या, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स obtained by interchanging the two matrix obtained by elementary transformation, elementary transformation from each other is known as equivalent matrix। कहने का मतलब हुआ कि जैसे एक मैट्रिक्स है 5 2 8 7 9 2 5 7 8। ओके, नाउ हमने क्या किया, R1 R2, इसका मतलब क्या हुआ कि R1 और R2 का क्या करना है, आपस में इंटरचेंज करना है। तो इंटरचेंज कर दीजिए। तो मान लीजिए जो नया मैट्रिक्स मिला है आपका वो क्या है, दैट इज इक्वल टू, इसको इंटरचेंज करना है तो यह मिलेगा आपका 7 9 2 5 2 8 5 7 8। ठीक है, सो दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो है कहां से मिला, इस मैट्रिक्स से। कैसे, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसीलिए इसको आप ऐसे सिंबल्स लिखते हैं 7 9 2 5 2 8 5 7 8। ये आप सिंपल से लिख सकते हैं A B। इसका मतलब है
कि ए और बी जो है एक दूसरे का इक्विवेलेंट है, यानी बी जो है वो दूसरे से आपका ट्रांसफॉर्मेशन करके लाया गया है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड द मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड. ओके, नाउ ये तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स था. ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. नाउ पढ़ेंगे हम विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं. जो 3 वेरिएबल्स वाला इक्वेशंस होते हैं, वी कैन सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ दैट. ठीक है, कैसे? दैट इज सॉल्यूशन ऑफ लिनियर इक्वेशन बाय इनवर्स मेथड. ठीक है, हम नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट मेथड से जो होता है ना रिप्लेस कर देते हैं, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं. एंड लिनियर इक्वेशन यानी अलजेब्राइक इक्वेशन को मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करते हैं वो देखना. दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ इनवर्स मेथड. ओके, सो solution of linear equation by inverse by finding inverse. इनवर्स फाइंड करके हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन. एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 सॉरी y1 z1 इक्वल टू b1. ओके, b1 x1 सॉरी x ये ऐसे लिख सकते हैं a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a ओहो a2 ये ऐसे लिख सकते हैं, b1 ले लेते हैं, b1 x1 प्लस b2 b1 y1 प्लस प्लस b3 z1 इज इक्वल टू, इसको अलग से एक वेरिएबल लेते हैं d1, इसको मान लेते हैं हम d2. ओके, एंड नाउ c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस c2 x2 प्लस c3 यहाँ पे हो जाएगा आपका x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 इक्वल टू d3. सपोज कि ये 3 इक्वेशन है आपका, ठीक है, अलग अलग वेरिएबल्स में. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड, अब बहुत सारे नॉर्मल मेथड होते हैं जिससे आपके हेल्प से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं. बट सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते थे कि a b x बहुत सारे a1 a2 a3 b1 b2 b3 कुछ भी हो सकता है. नाउ मैं इसको नॉर्मल एग्जांपल से भी आपको समझा दूंगा. इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले आपको इसके कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा. तो कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या निकलेगा? सो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, मान लेते इसको a, a1 a2 a3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 b1 b2 b3. ओके, एंड c1 c2 c3, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स. ओके, यानी इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट, दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स. दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं हम वेरिएबल का, ठीक है, वेरिएबल मैट्रिक्स. उसको किसी भी सिंबल, मान लीजिए x से इंडिकेट किया. वेरिएबल मैट्रिक्स को
x1 y1 z1, ये आ गया कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। ये आ गया जो वेरिएबल है, ठीक है, x1 y1, तो 6 वेरिएबल हो जाएगा, z1 x1 y1 z1, ओके। मतलब x1 y1 z1 वेरिएबल है एंड कोफिशिएंट a1 b1 c1 a2 b2 c3 अलग अलग है। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स एंड थर्ड मैट्रिक्स आपको बनाना पड़ेगा कांस्टेंट का। ध्यान रखिएगा कि ये जो वेरिएबल मैट्रिक्स है वो x1 y1 z1 हॉरिजॉन्टली लिखते हैं, वर्टिकल लिखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो। एंड थर्ड वन है आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि मान लीजिए इसको अब b, कांस्टेंट क्या है इस इक्वेशन में, d1 d2 d3, d1 d2 d3, ओके। नाउ a x इज इक्वल टू b, ये इक्वेशन बना, ठीक है। कोफिशिएंट इनटू वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब अपने को निकालना क्या है, x1 y1 z1 का वैल्यू। तो यहां से x1 का वैल्यू, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, a क्या चलाएगा नीचे, जिसको हम लिखेंगे a इनवर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है। ये वेरिएबल का वैल्यू निकल गया आपका। यानी आपको क्या करना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है और उसको कांस्टेंट मैट्रिक्स के साथ में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, फाइंड हो जाएगा, ठीक है। हम एक नॉर्मल सा आपको एग्जांपल के थ्रू बता देते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कैसे वैल्यू आता है, ठीक है, जैसे कि आपको समझ भी आ जाए और सॉल्व एक ये जो थ्योरेटिकल फॉर्म में वो भी आपको समझ आ जाए। चलिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 2x प्लस 5y प्लस 6z इक्वल टू 8, x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 1, 2x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 2। ये तीन इक्वेशन है। अब लिनियर इक्वेशन बहुत सारे सॉल्व किए होंगे इसको। ये 3 वेरिएबल में 3 इक्वेशन है। अब इसमें x, y, z को फाइंड करना है। तो एक तो हम नॉर्मल मेथड जो यूज करते पहले से कि इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ये कैंसिल हो जाए, ये नहीं करना, अपने को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगा, 2 5 6, 2 5 6, 1 2 1, 2 2 3, 2 5 6 1 2 1, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, ओके। नाउ वी हैव टू फाइंड वेरिएबल मैट्रिक्स। तो वेरिएबल मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे हम, कितना वेरिएबल है, x y z, तो x y z, ओके। नाउ कांस्टेंट मैट्रिक्स b, तो कांस्टेंट मैट्रिक्स कितना है, 8 1 2, 8 1 2, ये तीनों मैट्रिक्स लिख लिया। अब कोफिशिएंट एंड वेरिएबल क्या है, एक साइड है, तो अपने को निकालना क्या है, ax इक्वल टू क्या हो गया, b, b मतलब कांस्टेंट मैट्रिक्स राइट साइड एंड कोफिशिएंट एंड वेरिएबल मैट्रिक्स क्या है लेफ्ट साइड। तो यहां से फाइंड क्या करना है आपको, x y z यानी x, ये कितना हो जाएगा, a इनवर्स b, जब ये नीचे जाएगा तो इनवर्स हो जाता है। यानी अपने को पहले क्या फाइंड करना है, इसका इनवर्स, ओके। नाउ अब स्टेप देख लेते हैं। स्टेप 1, ए इनवर्स फाइंड करना है। पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी अब ए इनवर्स का फॉर्मूला होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, मतलब मैट्रिक्स ऑफ ए। ये पिछले लेक्चर में बताया था फाइंड करना। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, तो पहले कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे,
तो कोफैक्टर ऑफ ए निकाले, बताया था पहले हर एक का माइनर निकालिए और साइन चेंज कर दीजिए तो निकल जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं। तो देखिए आपका निकलेगा कैसे, कोफैक्टर ऑफ ए 2 का 6 माइनस 2 4, 5 का तो ये रो और ये कॉलम गया 3 माइनस 2 1 लेकिन निगेटिव साइन। 6 का बिकॉज ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ आपको मैं, ठीक है। नाउ 6 का आएगा आपका 2 माइनस 2 0, 1 का आएगा 15 माइनस 12 3, लेकिन यहाँ साइन माइनस का है तो माइनस आएगा। 2 का लेंगे तो 2 का ये और ये गया 6 माइनस 12 तो माइनस 6, 1 का ये रो और ये कॉलम गया 4 माइनस 10 माइनस 6 और प्लस 5 माइनस है यानी 6, ठीक है। 2 का निकालेंगे तो ये और ये गया 5 माइनस 12 माइनस 7, 2 का तो 2 माइनस 6 माइनस 4 और प्लस 1 यानी 4 एंड 4 माइनस 5 दैट इज माइनस 1, ये कोफैक्टर निकल गया। एंड नाउ एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब हुआ जो रो है वो कॉलम बना देना है। तो 4 माइनस 1 0, तो 4 माइनस 1 0, माइनस 3 माइनस 6 6, माइनस 3 माइनस 6 6, माइनस 7 4 माइनस 1, एडजॉइंट निकल गया। नाउ अब एडजॉइंट अपॉन मैट्रिक्स ऑफ ए, तो हम नेक्स्ट फाइंड कर लेते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ ए कितना निकलेगा। एडजॉइंट निकल गया, मैट्रिक्स ऑफ ए की बात करो तो 2 6 माइनस 2 माइनस 5 3 माइनस 2 1 प्लस 6 this 2 माइनस 2 0, यानी ये जो वैल्यू आ जाएगा वो 2 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 12। ओके, नेक्स्ट इसको आप सॉल्व, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आएगा दैट इज इक्वल टू 8 माइनस 10 प्लस 12 विच इज इक्वल टू हाउ मच, ये आ जाएगा आपका 10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 10। ओके, अब ए इनवर्स का वैल्यू, तो ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए कितना था आपका, ये दैट इज 4 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 6 4 0 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला है 10, ये निकल गया। ओके, 10 का मतलब हर एक साथ में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ए इनवर्स का जो वैल्यू आया दैट इज इक्वल टू 4 बाई 10 माइनस 3 बाई 10 माइनस 7 बाई 10 माइनस 1 बाई 10 माइनस 6 बाई 10 4 बाई 10 0 6 बाई 10 माइनस 1 बाई 10, ये आपका निकल गया ए इनवर्स। अब x निकालने के लिए ए इनवर्स को किससे मल्टीप्लाई करना, b से।
जो आपका बी का 812 है। ओके, तो ए इनवर्स निकला। अब मैं इस बीच वाले पोर्शन को रफ कर देता हूँ। और पहली बात कि अब इतना बोलेगा इतना लंबा प्रोसेस क्या करेगा, तो प्रोसेस मेंशन रहता है। एनसीईआरटी का एग्जाम जो बोर्ड का एग्जाम होता है, तो प्रोसेस मेंशन रहता है, सॉल्व दिस इक्वेशन बाय इनवर्स मेथड। आपके पास ऑप्शन नहीं बचेगा, सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसीलिए आपको मेथड करना ही पड़ेगा। यानी ए इनवर्स फाइंड करना है, जो पिछले लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी करवाया हुआ है। ठीक है, को फैक्टर्स निकालने वो भी आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, ए इनवर्स फाइंड निकालना है, तो ए इनवर्स ये आया। अब ए इनवर्स को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो मैं ये वाला पोर्शन रहने देता हूँ, ये वाला पोर्शन रफ कर देता हूँ, चूंकि अपने पास डिटरमिनेंट और ये इनवर्स हट गया है। तो नेक्स्ट में आपको करना क्या है, अब यू हैव ए इनवर्स बी, तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स कितना निकला यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/5 माइनस 3/10 माइनस 7/10 देन माइनस 1/10 माइनस 6/10, सॉरी मतलब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/5 2/5 0 3/5 माइनस 1/10, दिस इंटू v कितना था 812। पहले देख लेते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन फिजिबल है या नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन फिजिबल होने के लिए कंडीशन क्या है कि फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 1 2 3, यानी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अभी मल्टीप्लिकेशन आने चाहिए, पीछे के लेक्चर्स में मैं बताया हूँ आपको। दिस इंटू दिस 8 इंटू 2/5 प्लस माइनस 3/10 इंटू 1 प्लस माइनस 7/10 इंटू 2। फिर इसका करेंगे तो माइनस 1/10 इंटू 8 प्लस माइनस 3/5 इंटू 1 प्लस 2/5 इंटू 2। फिर 0 इंटू दिस, तो 0 इंटू 8 प्लस 3/5 इंटू 1 माइनस 1/10 इंटू 2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको भी रफ कर देते हैं। When we simplify this, x का वैल्यू कितना आएगा 16/5 प्लस मतलब माइनस 3/10 माइनस 14/10। पहले रो के एलिमेंट आ गया, तीनों एक साथ ही है, माइनस 8/10 माइनस 3/5 प्लस 4/5 0 3/5 माइनस 2/10। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसमें एलसीएम कितना आ जाएगा 10 32 माइनस 3 माइनस 14, इसका एलसीएम आ जाएगा 10 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 8, इसका एलसीएम आ जाएगा 10, ये तो 0 ही है, प्लस 6 माइनस 2। अगेन सिंप्लीफाई इट, यू विल गेट 32 में से 17 माइनस हो जाएगा तो आपका 15 आएगा, 15/10। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 माइनस 6/10 एंड इसको करेंगे तो 4/10। बिकॉज एक एक स्टेप को लिख रहा हूं, अदरवाइज करने को तो डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट कभी आप रिवाइज करो तो आपको क्लियर रहे कि एक्चुअली स्टेप होता है। एक बार ये स्टेप्स आ गए उसके बाद तो आप सिंप्लीफाई कर लो, 4 स्टेप को एक स्टेप लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ये निकल गया आपको। नाउ x इक्वल टू ये आया,
और x जो डिटर्मिनेंट था वो था कितना, x y z। ओके, सो नाउ अगेन अब x तक पहुंच गए तो फिर ये बीच वाला पोर्शन का कोई काम नहीं। तो x का डिटर्मिनेंट था कितना, x y z इज इक्वल टू क्या आया, 15/10 माइनस 6/10 4/10। सिंप्लीफाई करना कर सकते हैं। अब इक्विवेलेंट दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 15/10 विच इज इक्वल टू 3/2, y का वैल्यू माइनस 6/10 विच इज इक्वल टू माइनस 3/5 एंड z का वैल्यू 4/10 विच इज इक्वल टू 2/5। इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 3/2, y का वैल्यू माइनस 3/5 एंड z का वैल्यू 2/5 निकल गया x y z का वैल्यू। अब इसमें तो क्या डेटा हमने रैंडम लिया था, ये बुक का क्वेश्चन नहीं है, मैंने रैंडम डेटा को उठाया था, इसलिए हो सकता है कि इतने सारे लंबे वैल्यूज आए, हो सकता है कि ये आपको एलसीएम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आ जाए, लेकिन स्टेप्स आपको इतने ही सारे करने पड़ेंगे। हाँ, इसमें से जैसे मैंने पहले लिखा फिर सिंप्लीफाई किया, वो अपना करके डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर दो, उससे ज़्यादा इशू नहीं है। वो समझाने के लिए कि एक स्टेप कैसे हो रहा है, इसलिए क्वेश्चन इतना लंबा गया। फाइनली एक्स वाई और जेड कैलकुलेट हो गया। तो जब आपको इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो ये मेंशन नहीं रहता है कि यू हैव टू सॉल्व द system of equation with the help of inverse method. You can't find by the simply elimination method कि 3 से मल्टीप्लाई किया कैंसिल हो गया, एलिमिनेशन मेथड यूज नहीं करना है। मेथड मेंशन नहीं है तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको 12th में कोई बच्चों वाली इक्वेशन नहीं आएगा कि सॉल्व करो इक्वेशन। ओके, देन यू हैव टू सॉल्व द इनवर्स मेथड। दिस इज द स्टेप्स। एक एक स्टेप को क्लियरली देखो, अपने आप से कोई रैंडम मैट्रिक्स लो, एक्स वाई जेड वैल्यू फाइंड करके देखिए। हाँ, इसको वेरीफाई करना हो तो आप उस तीनों इक्वेशन को, इस तीनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, एग्जैक्टली ये वैल्यू आएगा। इसका मतलब ये मेथड राइट है, मतलब मेथड तो राइट ही है, ये वैल्यू राइट है, अदरवाइज कहीं भी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ सकता है। अगर चेक करना हो तो इसको एलिमिनेशन मेथड से आप वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ linear equation with the help of inverse method। ठीक है, फाइंडिंग द इनवर्स, ये आपका हो गया। नाउ जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन आए। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि एक सॉल्यूशन आए, या हो सकता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए, या हो सकता है कई बार इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं आता है। ठीक है, आप चेक करना हो किस कैसे इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं आता है जिसका कोएफिशिएंट इक्वल हो, तो वो कैसे पता लगेगा कि कोई जो इक्वेशन है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे तो वहाँ आता था यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, देयर आर सेवरल मेथड्स। ठीक है, नाउ अब अपने को कोई इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है, किसी इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, या किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है ही नहीं, उसको चेक करने के लिए डिटरमिनेंट का ही मेथड है। ठीक है, इक्वेशन पहले ये देखते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंट इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। इसी से रिलेटेड है कंसिस्टेंट इक्वेशन, when the given equation is said to be consistent. So if the solution of given equation have unique solution, यानी जिसका solution exist करता है, ठीक है, जिस equation का solution exist करता है उस equations को consistent equation बोलते हैं। ठीक है, so the system of equation, ठीक है, has या whose solution exist,
यानी जिसका आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है ना, कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं उसको, यानी जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2x + 5y = 8, 7x + 2y = 7, इसका सोल्यूशन आएगा। इसका मतलब है कि ये कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, जिसका सोल्यूशन आएगा दैट इज कॉल्ड द कंसिस्टेंट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इनकंसिस्टेंट solution. The system equation, the system of equation is said to be inconsistent if, when it is called the inconsistent, if no solution exists, अगर कोई भी सॉल्यूशन यानी इक्वेशन सॉल्व किया सॉल्यूशन ही नहीं आया, दैट इज कॉल्ड द इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल है तो आप उसका वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मैथ्स जितना इक्वेशन होता है उतना ही अमाउंट में आपका उसका वेरिएबल भी होना चाहिए, देन आप उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड वन इज डिपेंडेंट इक्वेशन। डिपेंडेंट इक्वेशन, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट इक्वेशन? कहने का मतलब हुआ कि ऐसा इक्वेशन जिसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो, द सेट ऑफ इक्वेशन which have infinitely many solution is known as dependent equation. The equation having infinite number of solution, यानी ऐसा सिस्टम इक्वेशन, यानी तीन इक्वेशन है, 10 इक्वेशन है, सो द सेट ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर सेट ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, इन दैट कंडीशन दैट इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। एंड इफ द सॉल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इक्वेशन इज इनफाइनाइट, यानी x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकता है, इन दैट कंडीशन इक्वेशन इज सेड टू बी डिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक है, नाउ अब आता है कि क्राइटेरिया फॉर कंसिस्टेंसी, यानी अगर मान लीजिए ये चेक करना हो कि एक सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि ये डिफाइन तो हमने पढ़ लिया कि चलो कि एक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, लेकिन हाउ टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन हैव द सॉल्यूशन और नॉट? तो इसके लिए हम मैट्रिक्स मेथड का यूज कर सकते हैं टू फाइंड द वेदर द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट और नॉट। ठीक है, बहुत इजी है कि आप किसी भी गिवन इक्वेशन को चेक करना हो whether this is consistent or not, then you can easily check with the help of matrix. ठीक है, for example मान लीजिए, ठीक है, criterion for consistency, कंसिस्टेंट। अब जिसका सोल्यूशन ही नहीं होगा उसको आप फाइंड कैसे करेंगे? यानी इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कुछ नहीं फाइंड कर सकते। तो कंसिस्टेंट के लिए क्या क्या कंडीशन है और कितने कितने सोल्यूशन हो सकता है? पहला, जनरली कोई भी अगर आपका सोल्यूशन दिया हुआ रहता है तो हम क्या करते हैं? पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि वो इक्वेशन क्या बनता है, ax = b, कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स into variable matrix is equal to constant matrix. Okay, now पहला केस, if determinant of a is equal to 0, यानी जो आपने कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स निकाला है
अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 है देन इसका मतलब हुआ सिस्टम कंसिस्टेंट है एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, मींस system of equation is consistent, system is consistent and has unique solution। इसका मतलब हुआ कि 3 वेरिएबल में है x y z, तो x y z का सिर्फ 1 वैल्यू ही पॉसिबल है। यूनिक सॉल्यूशन मींस सिंगल वैल्यूड। ओके, आराम से कर सकते हैं, कोई इक्वेशन दिया हुआ है वेदर इट इज यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप इजीली चेक कर सकते हैं। जो मैट्रिक्स बनाओ उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करो, अगर वो 0 होता है इसका मतलब है कि उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, सॉरी अगर डिटरमिनेंट 0 इक्वल हो गया, अगर नॉट इक्वल टू हो तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। 0 हो जाएगा तो इनवर्स ही फाइंड नहीं होगा, अगर 0 हो जाएगा तो फाइंड ही नहीं होगा, सॉरी। ठीक है, अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं हो देन यूनिक सॉल्यूशन। 0 हो गया तो क्या, देखिए अगर इफ डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ए का एडजॉइंट निकालिए और बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू ओ, ओ मतलब नल मैट्रिक्स, 0 नहीं है ये, दिस इज द ओ, मैं लिख देता हूं नल मैट्रिक्स। ठीक है, सिर्फ अगर ये चेक करना हो कि जो सॉल्यूशन है वो यूनिक है या नहीं है, तो क्या कीजिए, जो कोफिशिएंट है उसका डिटरमिनेंट निकालो, अगर डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है इन दैट कंडीशन वो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके पास जो है यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड इफ डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है then also check adjoint of A into B, if it is equal to null matrix then what it mean, system consistent होगा but system have infinitely many solution। ठीक है, system is consistent and has infinitely मेनी सॉल्यूशन। कंपटीशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, चेक करो कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन है, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, तो सिंपल सा ये वेरीफाई कर लो, आपको फाइंड करना है, यानी पूरा इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ ए कोफिशिएंट फाइंड करना। ठीक है, थर्ड कंडीशन इज कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज 0 एंड adjoint of A into B is not equal to null matrix, in that condition जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यानी ये सिस्टम जो हो जाएगा वो आपका इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट आपने पढ़ा है कि जिसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा उसके लिए ये आपका मेथड्स है। ठीक है, नाउ द लास्ट वन टॉपिक इज जो पीछे आना चाहिए था, सिमेट्रिक। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को यू कैन रिप्रेजेंट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एज सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक, सॉरी मतलब सिमेट्रिक एंड एस्की सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में। ठीक है, दिस इज द चेक कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफिनिट सॉल्यूशन, उसे चेक कर सकते हैं। नाउ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric
मैट्रिक्स। कहने का मतलब इफ ए मान लेते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस दिस प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। यानी एक मैट्रिक्स को आप इस फॉर्मेट लिख सकते हैं, ये जो पार्ट है दैट इज सिमेट्रिक और ये जो पार्ट है दैट इज ए सिमेट्रिक। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब सिमेट्रिक एसिमेट्रिक में वो क्वेश्चन में मेंशन रहता है। ठीक है, सिमेट्रिक एसिमेट्रिक है। ओके, ये पहला मेंशन हो गया। अब सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्या कंडीशन क्या होता है, यानी इफ A is a square matrix, if A is square matrix, what will happen? अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो क्या होगा? पहला A प्लस A ट्रांसपोज, A इंटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये सारे के सारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स को शो करता है। अगर कभी चेक करना हो सिमेट्रिक है कि नहीं तो कोई भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज ए जो फॉर्म में रहता है उसको हम सिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। बात करते हैं ए सिमेट्री का, एसक्यू सिमेट्री का, ए माइनस ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज माइनस ए, दैट इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल आपका मैट्रिक्स का थियरी, जो पिछले लेक्चर से लेकर के अभी लेक्चर्स तक हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मैट्रिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी का भी करेंगे और कंपटीशन बेसिस भी करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली में सॉल्व कैसे करते हैं। कंपटीशन के क्वेश्चन जो होते हैं वो हम सॉल्व कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन आया और डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू कर देती है, ये कंपटीशन का पोर्शन नहीं होता है। कंपटीशन का काम होता है क्वेश्चन पढ़िए, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हाँ, बट थियरी स्ट्रांग होना चाहिए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए थियरी पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, भले ही आप वो लंबे लंबे क्वेश्चंस करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थियरी पोर्शन काफ़ी अच्छा, कंसेप्ट अच्छे से स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में